डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो मैं काफ़ी समय के बाद पोस्ट कर रही हूँ, जिसके बहुत सारे रीज़न थे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको कंटिन्यूटी में अपने सब्जेक्ट का, अपने टॉपिक का वीडियो इजीली मिल सके। ऐसा टॉपिक है जो आपको समझना है या आप जिस पे लेक्चर चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसका वीडियो आपको इमीडिएटली। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रामेटिक राइटिंग, दैट इज़ प्रॉब्लम प्ले। इसके पहले हमने बहुत सारे वेरिएशंस ड्रामा में देख लिए हैं और अभी हम पूरी एवोल्यूशन प्रोसेस देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रामा में डिफरेंट तरह के वेरिएशंस आ रहे थे। उसमें अलग अलग तरह के इमोशंस, अलग तरह के थॉट्स, अलग तरह के कंसेप्ट्स जो हैं ड्रामा में इनोवेटिव तरीके से यूज़ होते रहे हैं। तो आज का जो प्ले है वो है प्रॉब्लम प्ले। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम प्ले एंड इट्स ऑल अबाउट इस बैकग्राउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ problem play, and then at last we are going to see some of the examples of, especially for Shakespearean, who is known as one of the famous dramatist Shakespeare, जो कि एक बहुत बड़े प्ले राइटर माने जाते हैं। और उनका जो प्रॉब्लमेटिक प्ले, उनके जो है बहुत सारे जो प्लेज हैं या ड्रामाज हैं वो प्रॉब्लम प्ले के ही कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि इट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इट वाज डीलिंग एंड व्हाई द प्ले ऑफ दिस एज वाज नोन एज द प्रॉब्लम प्ले। तो यदि हम इसकी बात करें तो 19th सेंचुरी में प्रॉब्लम प्ले डेवलप हुए और इन 19th सेंचुरी टू डील विथ कंट्रोवर्शियल सोशल इश्यूज इन रियलिस्टिक वे, टू एक्सप्लोर सोशल इल्स एंड स्टिमुलेट थॉट एंड डिस्कशन ऑन द पार्ट ऑफ ऑडियंस। जैसे कि हमने आपसे कहा कि किसी भी तरह की रचना, चाहे वो कविता हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो फिक्शन हो, वो रिजल्ट्स होते हैं उस देश की या उस समाज की परिस्थितियों को देखते हुए ही वो लिखे जाते हैं। तो स्पेशली यदि हम प्रॉब्लम प्ले की स्पेशलिटी देखें, स्पेसिफिक फीचर देखें, तो सबसे पहला इसका जो मेन फीचर है वो यही है कि एज द नेम इज़ कंसर्न, जैसा कि इसका नाम है, इट इज़ ऑलवेज डीलिंग विद द सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में उस समय जो चल रहे थे, जिस तरह के करेंट और रिलेवेंट प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज़ थे, जिससे कि वहाँ की जो जनता है, जहाँ की जो सिटीज़न है, वो डील कर रही थी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे सिस्टम हो, उसकी डिफॉर्मिटीज़ हो, या तो किसी तरह का वीमेन डोमिनेशन हो। क्योंकि उस तरह की ये समय था जब सारे ही फील्ड में कॉमन, किसी भी देश की यदि हम बात करें तो कॉमन प्रॉब्लम्स थे, कॉमन इश्यूज़ थे। तो जो प्रॉब्लम प्ले 19th सेंचुरी में लिखे गए का भी मेन जो सब्जेक्ट्स था, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए लिखा गया था। यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो it is a form of drama that emerged during the 19th century as part of the wider movement of realism of social and political system. It's a kind as name built around a specific problem. कि ये जो है 19th सेंचुरी में एक ड्रामा जो कि जिसकी शुरुआत हुई और बहुत ज़्यादा वाइडर लेवल पे ये एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि इसके जो इश्यूज़ थे जिस पर ये लिखा गया था, ये चाहे वो सोशल इश्यूज़ हों, मतलब सामाजिक स्तर की कोई समस्या हो, या पॉलिटिकल स्तर की कोई समस्या है, उसको रियलिटी से ये प्रेजेंट करते थे। किसके थ्रू? उसके जो हीरो हैं या उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उसके थ्रू ये डेलिनेट किए जाते थे। तो ये उसका मेन फीचर है, इसलिए इनको प्रॉब्लम प्ले ही कहा गया। किसी एक प्रॉब्लम को लेके, वो सोशल हो या पॉलिटिकल हो, या उसको मॉरलिस्टिक ग्राउंड पे प्रूव करना, पर मॉरलिस्टिक ग्राउंड पे किसी समस्या का एक जस्टिफाइड समाधान देना, यही जो है प्रॉब्लम प्ले का स्पेशल फीचर है। यदि हम देखते हैं 19th सेंचुरी से, तो बहुत सारे ऐसे ड्रामाज आए जो कि ऑडियंस को अपनी रियलिस्टिक एक्सप्रेशन के कारण ही, चूँकि वो रियलिस्टिक वे में सारे सोशल और प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करते थे, सामने लाते थे सारी समस्याओं को, तो ये बहुत नेचुरल है कि यदि ऑडियंस वही देखना चाहती है जिसके साथ वो, जैसी समस्याओं के साथ वो डील कर रही है, और यदि उसका सॉल्यूशन उसको किसी भी माध्यम से मिलता है, चाहे वो मूवीज़ हों, चाहे वो ड्रामाज हो, चाहे वो कविता है, तो दर्शक उसको ज़रूर पसंद करते हैं। तो यही समय था और इसलिए जो प्रॉब्लम प्ले है उस तरफ लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ाते थे, क्योंकि जनता जो सिटीज़न थी वो अपने प्रॉब्लम्स को स्टेज में देखकर, क्योंकि मेनली तो उस समय स्टेज थिएटर के लिए ही ये ड्रामास इनेक्ट किए जाते थे, सिटीज़न एक्चुअली
they were liking to see the problems and their solutions when it was coming through the mouth of the characters। ये हम इसकी छोटी सी जर्नी देखें तो इब्सन ही वॉज अ फेमस प्ले राइटर। उनकी डॉल हाउस आई जो कि अलग अलग समस्याओं को लेकर के सारे ड्रामाज लिखे थे और इस समस्या के कारण ही ये प्रॉब्लम प्ले कहे गए। इसमें इब्सन की डॉल हाउस 1879 में आई। इट वाज डिस्कसिंग अबाउट द वीमेन डोमिनेशन इन मैरिज, मतलब इसमें जो है औरतों की जो स्थिति होती है मैरिज के बाद, जो डोमिनेशन होता है, जो उनके ऊपर प्रेशर होते हैं, उस समस्या को लेकर के लिखी गई थी। उसके बाद यदि हम देखें जी.बी. शॉ की मिसेस वॉरेन प्रोफेशन, ये 1902 में लिखी गई। इट वाज एटीट्यूड टूवर्ड्स द प्रोस्टिट्यूशन, मतलब अब इसके बाद है गॉल्सवर्दी की जस्टिस 1910 में आई। इट वाज एक्सपोजिंग द क्रूलिटी अगेंस्ट द सोलिटरी कन्फाइनमेंट एंड द लीगल सिस्टम। तो ये लीगल सिस्टम के अगेंस्ट थी कि जो कोर्ट के से जो पनिशमेंट मिलते थे उसमें जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलता था, मतलब जो अकेले बंद कर दिए जाते थे, वो एक तरह का जो पनिशमेंट है उसकी क्रूलिटी को दिखाता हुआ, उसके दर्द को दिखाता हुआ ये गॉल्सवर्दी का जस्टिस आया 1910 में। तो इस तरह से बहुत सारे ड्रामा जो उस समय लिखे जा रहे थे ये सारे किसी न किसी तरह के इश्यूज़ को डील करते थे। यदि हम शेक्सपियन ड्रामा की बात करें तो उस समय जो मेनली जो है प्रॉब्लम प्ले के लिए शेक्सपियन ड्रामाज बहुत फेमस थे, बहुत पॉपुलराइज हुए, क्योंकि उनके जो मोस्ट ऑफ द ड्रामाज हैं वो प्रॉब्लम प्ले बेस्ड ही है उनकी थीम। यदि हम हैमलेट भी लेते हैं, एक ट्रेजिक प्ले है, वो भी एक तरह से प्रॉब्लम प्ले ही कहा जाता है। दैट वाज डीलिंग विद द फैमिलियर इशू, मतलब एक घरेलू प्रॉब्लम था, ये प्ले लिखा गया। तो इस तरह से शेक्सपियर के यदि हम और भी प्ले देखते हैं, एज ही रोट बिटवीन 1590 एंड द फर्स्ट ईयर्स ऑफ 17th सेंचुरी, जो उनके ड्रामाज आए वो ऑल वेल दैट एंड्स वेल, देन मेजर फॉर मेजर, देन ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और इनके अलग अलग थीम थे जो सारे सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बेस्ड थे, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वो किस किस समस्या को लेकर के लिखे गए हैं। और ये सब जो थे सोशल, यही कारण है कि इट वाज आल्सो नोन एज डिस्कशन प्ले। वाई प्रॉब्लम प्ले इज़ नोन एज डिस्कशन प्ले, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस था वो पॉपुलराइज करने के लिए, स्टेज के थ्रू, थिएटर के थ्रू जो प्रॉब्लम्स को पॉपुलराइज करने के लिए एक सॉल्यूशन के साथ वो स्टेज में करेक्टर का इनेक्टमेंट हो, चाहे वो किसी और के माउथ से कुछ समस्याओं का सॉल्यूशन दिया गया हो या आर्ग्यूमेंट्स किए गए हों, उस पर एक हल निकालने के लिए ये सारी चीज़ें जो है उसको रियलिस्टिक फॉर्म देते थे। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डार्क कॉमेडी, क्योंकि हमने इसके पहले जो कॉमेडी एंड इट्स टाइप पढ़ा था उसमें हमने डार्क कॉमेडी पढ़ा था। तो वही डार्क कॉमेडी है कि एक सीरियस मैटर को लेकर के बाद में उसमें इंटरल्यूड जोड़ करके उसमें कॉमेडी का कुछ पार्ट डाला जाता था, ताकि जो ऑडियंस है वो जो बर्डन है, सीरियस मैटर्स हैं, सीरियस इश्यूज़ हैं, उससे थोड़ी देर के लिए लाइट बर्डन हो जाए और उनका जो बर्डन है वो थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाए। तो इसलिए जो डार्क कॉमेडी है वो भी प्रॉब्लम प्ले का ही एक नाम माना जा सकता है। दैट इज़ अ प्ले डीलिंग विथ रियलिस्टिक सोशल इश्यूज़ नोन एज रियलिज्म, क्योंकि इतने रियलिस्टिक वे में ये जो सोशल इश्यूज़ को, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डील करते थे कि इनको इट वाज वेरी मच कनेक्टेड टू द रियलिज्म। रियलिज्म मतलब सच्चाई को। इफ़ वी टॉक अबाउट द फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले, तो वी कैन से दैट प्ले रीच इट्स मैच्योरिटी इन द वर्क ऑफ नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इस्बेन, जिसका अभी हमने एक प्ले राइट पढ़ा, जो प्ले राइट्स हमें जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, यही है जो उसके फादर माने जाते हैं, जिन्होंने ये माना कि जो उस समय ड्रामाज लिखे गए थे वो सोशल और पॉलिटिकल के साथ साथ फैमिलियर इश्यूज़ को भी कहीं ना कहीं डील करते थे रियलिस्टिक मैनर में। तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्रॉब्लम प्ले। Now we can see the characteristics of problem play. तो we can say that main feature तो already we have discussed। तो सबसे main quality है that they are dealing with the burning social issues, मतलब जो ज्वलंत समस्या होती थी उस समय की, नैतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो घरेलू हो, या मतलब वो चाहे वीमेन के डोमिनेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हो या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, इस तरह की कोई भी समस्या हो जो उस समय रिलेवेंट होती थी या ज्वलंत होती थी, उन समस्याओं को लेकर के लिखा जाए। तो सबसे पहले ये जो मेन फीचर है यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉब्लम प्ले का। कैरेक्टर कम्स थ्रू सिविल आर्ग्यूमेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। ये मैंने आपसे अभी कहा कि यदि कोई भी बात को, यदि कोई कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है स्टेज का या ड्रामा जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करता है। जो कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर के थ्रू यदि कोई समस्याओं की बातें की जाती हैं
या कोई उसका हल दिया जाता है। तो इसलिए इट वाज वेरी नियर टू द ऑडियंस एंड इट वाज गोइंग विद द वेरी रियलिस्टिक अपील टू द ऑडियंस। इट वाज रिलेटेड टू वीमेन राइट्स, औरतों के अधिकार को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, या क्लास प्रिविलेज की यदि कोई क्लास कम्युनिटी डिफरेंस है, या पैनल रिफॉर्मेशन मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है या कोर्ट के सिस्टम है उसके जो पनिशमेंट हैं लेकर के कई तरह के जो है प्ले इस समय लिखे गए 19th सेंचुरी में। रिकग्नाइज्ड बाय इट्स एक्सपेक्टेशन टू स्टैंड अप टू द ऑब्जर्विंग विथ डिफ़िकल्टीज एक्सपीरियंस्ड बाय करेक्टर्स। करेक्टर जो डेलिनेशन किया जाता था, तो करेक्टर वाज हिमसेल्फ प्रेजेंटिंग एज ए पर्सन हु इज़ डीलिंग विथ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, मतलब करेक्टर के माध्यम से उस इश्यूज़ को लिया जाता था, करेक्टर जो है डेलिनेट किया जाता था। देन इट कम्स द मॉरलिस्टिक एंड। यदि हम प्रॉब्लम प्ले को देखें तो उसकी मेन प्रॉब्लम केवल समस्याओं को दिखाना नहीं था, बल्कि इसका एक मॉरलिस्टिक वे में अंत करना। मतलब मॉरलिस्टिक वे मतलब होता है कि वास्तव में जो प्रॉब्लम है, बर्निंग इश्यूज़ हैं, उसका हल क्या है, उसके बहुत सारे जो आर्ग्यूमेंट्स जो कि जनरली सिटीज़न के दिमाग में भी आते हैं कि इसका हल क्या होना चाहिए समस्याओं का, उसका एक आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कशन, इसलिए इसको डिस्कशन प्ले भी कहा जाता है। और लास्ट में एक मॉरलिस्टिक वे में उसका एंड, जो एंड है वो एक सॉल्यूशन के साथ आता था। तो ये प्रॉब्लम प्ले की एक और स्पेशलिटी है। इट इज़ ऑलवेज एंडिंग विद द ट्रुथ, मतलब जो भी समस्याओं का डिस्कशन किया गया है, जो भी समस्याएं हैं, उसका वास्तविकता में क्या एंड होगा। एंड मतलब जो सच्चाई है वो ट्रू फॉर्म में आती है। तो यही उसका एसेंस माना जाता है कि इट वाज फोकस्ड ऑलवेज ऑन द सॉल्यूशन ऑफ अ मॉरलिस्टिक एंड रियल सॉल्यूशन। तो ये हमारा प्रॉब्लम प्ले की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Students, I hope that you have understood this topic well. This is enough for today's video. And till then, do keep watching. If you have not subscribed, do subscribe and do keep watching continuously all the videos. Thank you.